दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के बीच में कंट्रोवर्सी तो होती रहती है। कुछ फिल्म मेकर्स फिल्म में काम करने वाली हीरोइन के साथ एक ऐसा बॉन्ड तैयार करवाते थे जिसमें कि यह मेंशन होता था कि वह हीरोइन उस फिल्म मेकर्स के साथ 3 फिल्मों में काम कर लेने के बाद ही किसी और मेकर्स के साथ काम करेगी। एक तरह का और करार हुआ करता था जिसमें किसी भी हीरोइन को उस डायरेक्टर या फिल्म मेकर्स के साथ में कम से कम 2 या 3 फिल्में करनी होती थी। दोस्तों, इस तरह के करार अक्सर सुभाष घई हीरोइन के साथ करते थे। उनके करार में कई अभिनेत्रियां बन चुकी है, जैसे माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री और महिमा चौधरी। ये और बात है कि महिमा चौधरी को वे उस एग्रीमेंट में बांध नहीं पाए, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव पड़ा था। बहरहाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म से जुड़े इसी तरह के किस्से की जिसमें न्यू कमर हीरोइन का मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा के साथ इसी तरह का पंगा हुआ था। जबकि उस हीरोइन को उन्होंने ब्रेक तो दिया ही दिया, उसकी उनके साथ बनने वाली यह पहली फिल्म ही सुपरहिट साबित हुई थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1982 के सितंबर महीने की 24 तारीख के दिन रिलीज रोमांटिक ड्रामा फिल्म निकाह के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था बी आर चोपड़ा ने, और इस फिल्म में वे फिर से पिछली फिल्म इंसाफ का तराजू की तिकड़ी राज बब्बर, दीपक पराशर और जीनत अमान को रिपीट करना चाहते थे। फिल्म धुंध और इंसाफ का तराजू के बाद यह बी आर चोपड़ा के साथ जीनत अमान की तीसरी फिल्म होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियां कुछ ऐसी बैठी कि बी आर चोपड़ा इस फिल्म के लिए जीनत अमान को साइन नहीं कर पाए। दोस्तों, जीनत अमान इस फिल्म को क्यों नहीं कर पाई, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ कलाकारों के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म निकाह की कहानी लिखी थी डॉक्टर अचला नागर ने। यह फिल्म डॉक्टर अचला नागर की एक डेब्यू फिल्म भी रही थी। इस फिल्म निकाह के बाद उन्होंने कई फिल्में लिखी, जैसे आखिर क्यों, ईश्वर, मेरा पति सिर्फ मेरा है, नगीना, निगाहें और साल 2003 वाली फिल्म बागबान। इस फिल्म की राइटर डॉक्टर अचला नागर साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित लेखिका हैं। दोस्तों, इस फिल्म निकाह को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर बी आर चोपड़ा। इस फिल्म का नाम पहले तलाक 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 रखा गया था, लेकिन एक दूसरे फिल्म निर्माता ने इस चीज़ का विरोध किया क्योंकि वे इस टाइटल तलाक पर ऑलरेडी फिल्म बना रहे थे। तब बी आर चोपड़ा ने अपनी फिल्म का टाइटल बदलकर निकाह कर दिया था। दोस्तों, बीच में इस फिल्म का टाइटल शादी भी रखा गया था, लेकिन फाइनल टाइटल इस फिल्म की पृष्ठभूमि के चलते निकाह ही फाइनल किया गया। दोस्तों, इस फिल्म में सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ जो थी वह रही थी हीरोइन के सिलेक्शन में हुई कंट्रोवर्सी। इस फिल्म में हीरोइन का रोल प्ले करने के लिए जीनत अमान के अलावा 3 और दावेदार थी, जिनकी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि फिल्म में ब्रिटिश एक्टर और गायिका सलमा आगा की एंट्री कैसे हुई। दोस्तों, दरअसल सलमा आगा की फैमिली लंदन में एक बार बी आर चोपड़ा से मिली थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वे सलमा आगा को लॉन्च करें। बी आर चोपड़ा इस बात के लिए राजी हो गए और उन्होंने सलमा आगा को इंडिया अपने भाई धर्म चोपड़ा के पास मिलने भेज दिया। दोस्तों, धर्म चोपड़ा ने सलमा आगा की काफ़ी मदद की उनकी और उनके भाई की अगली ऐतिहासिक फिल्म चाणक्य चंद्रगुप्त में कास्ट करने के लिए। दरअसल उनकी आगे बनने वाली फिल्म चाणक्य चंद्रगुप्त को बी आर चोपड़ा केवल डायरेक्ट कर रहे थे, जबकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे किशोर शर्मा। फिल्म के बाकी कलाकार थे दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, विजेंद्र घाटके। दोस्तों, धर्म चोपड़ा ने सलमा आगा को स्क्रीन टेस्ट देने के लिए प्रोड्यूसर किशोर शर्मा के ऑफिस भेज दिया। दरअसल बी आर चोपड़ा ने सलमा आगा को वहीं पर उस फिल्म के लिए सेलेक्ट करके इंडिया भेजा था। सलमा आगा को किसी भी तरह के स्क्रीन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, एक भाई लंदन में और दूसरा भाई इंडिया में, इन दोनों भाइयों में हुए कम्युनिकेशन गैप के चलते सलमा आगा यहाँ किशोर शर्मा के ऑफिस में ऑडिशन देते हुए फेल हो गई और प्रोड्यूसर किशोर शर्मा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, जब बी आर चोपड़ा को यह सारा वाकया पता चला तो वे अपने भाई धर्म चोपड़ा पर भड़क गए, क्योंकि धर्म चोपड़ा को बिना किसी ऑडिशन के सलमा को सेलेक्ट कर लेना था। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट्स में हुई गड़बड़ी के लिए अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हुए बी आर चोपड़ा ने सलमा आगा के परिवार से वादा किया कि वे उन्हें अपनी अगली फिल्म निकाह के लिए साइन करेंगे। तो इस तरह बी आर चोपड़ा को मजबूर होकर इस फिल्म में जीनत अमान की जगह पर सलमा आगा को कास्ट करना पड़ा। दोस्तों, जिस फिल्म चाणक्य चंद्रगुप्त के लिए सलमा आगा इंडिया आई थी, वह फिल्म तो फाइनेंशियली क्राइसिस के चलते बंद हो गई, लेकिन जो फिल्म उन्हें मिली वह सुपरहिट साबित हुई और सलमा आगा का नाम इंडिया की गली गली में जाना जाने लगा। यहाँ तक कि उनकी आवाज़ के उस दौर में लोग दीवाने हुआ करते थे। दोस्तों, जब तक इस फिल्म के लिए सलमा आगा सेलेक्ट नहीं हुई थी, तब तक अभिनेत्री अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्तान बी आर चोपड़ा को इम्प्रेस करने में लगी थी। वे चाहती थी कि अमृता सिंह इस फिल्म में नीलोफर वाला लीड रोल प्ले करे। लेकिन जब बी आर चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए सलमा आगा को सेलेक्ट कर लिया तो रुखसाना सुल्तान बी आर चोपड़ा से नाराज़ हो गई और बस यहीं से सलमा आगा को लेटर और फ़ोन कॉल से धमकियाँ मिलने लगी।
दोस्तों सलमा आगा ने शुरू में तो इन लेटर्स और फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज किया और इंडिया में ही रही। अंत में उन लेटर्स का पता लगाया गया कि वह किसके द्वारा भेजे गए हैं। दोस्तों वे सारे लेटर्स अमृता सिंह भेजा करती थी। लेकिन तब तक अमृता सिंह ने अपनी डेब्यू फिल्म बेताब साइन कर ली थी और इस हरकत पर अभी तक कोई आरोप दायर नहीं हुआ था। हालांकि उस दौरान खबरें यह भी थी कि अभिनेता रज़ा मुराद की बहन शमीम खान भी सलमा आगा वाले रोल के लिए लाइन में खड़ी थी और सलमा आगा को फिल्म से बाहर करने की फिराक में भी थी। दोस्तों फिल्म निकाह बी आर चोपड़ा के लिए एक बहुत ही खास फिल्म थी। फिल्म एक और वजह से खास रही क्योंकि यह बी आर चोपड़ा के साथ संगीतकार रवि की लगभग 9 साल बाद कमबैक फिल्म थी। दोस्तों बी आर चोपड़ा की पुरानी सारी सक्सेस फिल्में जैसे गुमराह, वक्त, हमराज, आदमी और इंसान और धुन का म्यूजिक संगीतकार रवि ने ही कंपोज किया था। इन फिल्मों का म्यूजिक इतना यादगार था कि उनके गीतों को आज भी लोग सुनते हैं। इस फिल्म निकाह में सलमा आगा गाने भी गाने वाली थी, लेकिन सलमा आगा की आवाज़ को संगीतकार रवि ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में बी आर चोपड़ा ने संगीतकार रवि को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लिया कि वे म्यूज़िक की कंपोजिशन और स्केल सलमा आगा की आवाज़ के हिसाब से रखेंगे। बी आर चोपड़ा ने सलमा आगा को न्यू कमर होने के चलते ट्रेनिंग भी दिलाई और उन्हें एज ए लीड हीरोइन इस फिल्म निकाह में पेश भी किया। दोस्तों इस फिल्म की मेकिंग के दौरान बी आर चोपड़ा और सलमा आगा के रिलेशन भी काफ़ी ख़राब हो गए, जिसकी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं इस फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार कौन कौन थे। इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे राज बब्बर, दीपक पाराशर, सलमा आगा, असरानी, हिना कौसर, इफ्तिकार, चंद्रशेखर वैद, उर्मिला भट्ट, आशा लता वेबगांवकर, यूनुस परवेज, अनु धवन, दिनेश आनंद, अरुण बख्शी, गुफी पेंटल, अर्चना पूरण सिंह, राजेश पुरी और नरेटर के रूप में अभिनेत्री तनुजा की आवाज़। दोस्तों इस फिल्म निकाह के 2 हीरो थे, राज बब्बर और दीपक पाराशर। दोनों ही बी आर चोपड़ा की पिछली फिल्म इंसाफ का तराजू में भी दिखाई दे चुके थे। राज बब्बर का जहां फिल्म इंसाफ का तराजू में नेगेटिव रोल था, यहां वे पॉजिटिव किरदार करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन दोस्तों फिल्म निकाह का सेंट्रल कैरेक्टर थी सलमा आगा। बी आर चोपड़ा ने फिल्म की पब्लिसिटी में भी सलमा आगा को सबसे आगे रखा था। दोस्तों सलमा आगा फिल्म के पूरे पोस्टर पर छाई हुई थी, वहीं राज बब्बर और दीपक पाराशर के फोटोज पोस्टर के साइड में रखे गए थे। बी आर चोपड़ा के इस रवैये से राज बब्बर काफ़ी अपसेट भी रहे और अंडर अप्रिशिएट भी रहे। दोस्तों इतना सब कुछ सही होने के बावजूद भी बी आर चोपड़ा और सलमा आगा में इस फिल्म के दौरान पंगे हो गए। दरअसल बी आर चोपड़ा ने सलमा आगा को फिल्म साइन करते ही एक फ्लैट दिया था रहने के लिए। फिल्म के कलकत्ता में प्रीमियर के लिए बी आर चोपड़ा को सलमा आगा की ज़रूरत थी, लेकिन सलमा आगा ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कारण बताया कि लंदन में उनकी मां बीमार है और उन्हें वहां पर जाना पड़ेगा। दोस्तों सलमा आगा की आंखों में आंसू थे, यह कहते हुए कि उन्हें किसी भी कीमत पर लंदन जाना होगा, लेकिन इन सब का बी आर चोपड़ा पर कोई भी असर नहीं हुआ। बी आर चोपड़ा ने सलमा आगा से कहा कि अगर वे फिल्म के प्रीमियर पर नहीं पहुंची तो उन्हें फ्लैट वापस करना होगा, यही अंतिम फैसला है। लेकिन दोस्तों सलमा आगा ने अपने बचाव में कहा कि बी आर चोपड़ा जिस फ्लैट की बात कर रहे हैं वह कलकत्ता के डिस्ट्रीब्यूटर का फ्लैट था। सलमा आगा की माने तो उन्होंने इस फ्लैट में रहने के लिए एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट के रूप में दिया था और वे मंथली उस फ्लैट का रेंट भी दिया करती थी। उन्हें फ्री में कोई भी चीज़ बी आर चोपड़ा से नहीं मिली थी। उन्हें यह भी कहा गया था कि वे अपने अगले 4 से 5 साल उसी फ्लैट में रह सकती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ बी आर चोपड़ा की इस बात पर कहानी कुछ और ही थी। बी आर चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने कलकत्ता में प्रीमियर ऑर्गेनाइज नहीं करवाया था और न ही सलमा आगा को वहाँ चलने के लिए प्रेशराइज किया था। सलमा आगा खुद आगे से कलकत्ता में सरस्वती कला मंदिर में शो करने के लिए राजी हुई थी, जो कि प्रीमियर के 1 दिन बाद तय किया गया था। फिल्म निकाह के प्रीमियर के कुछ 15 दिन पहले इन सब कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद सलमा आगा ने उस शो को कैंसिल कराने की डिमांड कर दी, क्योंकि वे उस दिन के अगले दिन महेंद्र कपूर के साथ दिल्ली में गाना चाहती थी। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर इस बात पर सहमत हो गए और सलमा आगा की इच्छा के अनुरूप प्रीमियर 6 दिन बाद खिसका दिया गया और उसके ठीक अगले दिन सरस्वती कला मंदिर वाला शो भी रखा गया। दोस्तों इन सारी व्यवस्थाओं के हो जाने के बाद भी सलमा आगा उस प्रोग्राम को अटेंड करने से पीछे हट गई। तब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और बी आर चोपड़ा गुस्से में आ गए और उन्होंने सलमा आगा की मां की बीमारी वाली बात पर यकीन नहीं किया। दोस्तों जब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्रॉस चेक किया तो पता चला कि कलकत्ता वाले शो के अगले ही दिन सलमा आगा को दिल्ली में किशोर कुमार के साथ एक शो करने के लिए बेहतर डील मिली थी। इसलिए वह कलकत्ता प्रीमियर में जाने के लिए तो रेडी हो गई, लेकिन उस शो को छोड़कर दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ ली। दोस्तों सलमा आगा जिस फ्लैट में रह रही थी उसका मालिकाना हक फिल्म के वितरकों के पास था और जब उन्हें पता चला कि सलमा आगा ने ऐसा कुछ किया है तो उन्होंने सलमा आगा से फ्लैट वापस मांग लिया। बाद में सलमा आगा ने यह भी आरोप लगाया कि धीरे धीरे बी आर चोपड़ा का रवैया उनके प्रति बदल रहा है। वे नहीं चाहते कि सलमा उन लोगों के साथ काम करे जिन्हें बी आर चोपड़ा पसंद नहीं करते। सलमा आगा के अनुसार बी आर चोपड़ा उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे और मांग कर रहे थे कि सलमा कुछ निर्माताओं के साथ काम करने से मना कर दे।
और इसी वजह से सलमा आगा कई बड़ी फिल्में गंवा बैठी। दोस्तों, सलमा आगा ने यह भी आरोप लगाया कि बी आर चोपड़ा उनकी सफलता से जलने लगे थे। सलमा आगा का यह भी कहना था कि फिल्म निकाह केवल उनके अभिनय और उनके गीत के दम पर हिट हुई थी और बी आर चोपड़ा को इस फिल्म के लिए किसी ने भी क्रेडिट नहीं दिया था। दोस्तों, सलमा आगा का यह भी कहना था कि उस फंक्शन के दौरान दर्शकों ने बी आर चोपड़ा को नज़रअंदाज कर दिया था और उनसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गीत गाने की डिमांड की थी। तब बी आर चोपड़ा यह सब देखकर बहुत परेशान हो गए थे और इनसिक्योर फील करने लगे थे। तो इस फिल्म की रिलीज के कुछ समय बाद फिल्म मेकर रामानंद सागर चाहते थे कि वे उनकी फिल्म सलमा के लिए सलमा आगा को साइन करें। रामानंद सागर बी आर चोपड़ा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उन्होंने बी आर चोपड़ा से इसके लिए बात भी की थी। लेकिन फिल्म निकाह के बाद बी आर चोपड़ा और सलमा आगा के बीच अनबन हो गई थी। दोस्तों, बी आर चोपड़ा ने फिल्म निकाह के गीतों पर अधिकार के लिए दावा ठोक रखा था और एक कानूनी नोटिस भी ले लिया था। इस नोटिस के मुताबिक इस फिल्म के गीत किसी भी स्टेज शो में गाने से पहले उस सिंगर को बी आर चोपड़ा की परमिशन लेनी पड़ेगी और वह भी लिखित रूप में। दरअसल यह सब सलमा आगा के लिए किया गया था क्योंकि सलमा आगा उन दिनों स्टेज शो में यही गाने गाया करती थी। लेकिन दोस्तों, सलमा आगा ने एक अलग ही दावा यहाँ पर कर दिया कि फिल्म निकाह के सारे गीत उनके हैं और यह बात सारा देश जानता है। सलमा आगा ने बी आर चोपड़ा के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन तब तक सलमा आगा ने रामानंद सागर की फिल्म सलमा साइन कर ली थी। जब बी आर चोपड़ा ने सलमा आगा को रामानंद सागर की फिल्म सलमा से बाहर निकालने की कोशिश की तो रामानंद सागर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि किसी भी तरह की कानूनी समस्या से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों, इस फिल्म निकाह के रिलीज वाले साल ही बी आर चोपड़ा ने सलमा आगा को लेकर एक फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। फिल्म का टाइटल था बहुत देर से। इस फिल्म में 2 हीरो रखे गए थे, ऋषि कपूर और कुमार गौरव, और सलमा आगा का सेंट्रल रोल इस फिल्म में भी रखा जाने वाला था। लेकिन जब सलमा आगा और बी आर चोपड़ा के बीच इस फिल्म निकाह की मेकिंग के दौरान जो पंगे हुए तो सलमा आगा के साथ इस फिल्म की मेकिंग टाल दी गई। बाद में यह फिल्म बनी ऋषि कपूर और रति अग्निहोत्री के साथ, जिसे टाइटल दिया गया तवायफ। दोस्तों, फिल्म निकाह एक सुपरहिट फिल्म रही थी और जितनी अच्छी इस फिल्म की कहानी थी उतना ही हिट इसका म्यूजिक था। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 7 गीत रखे गए थे। इन गीतों में से एक गीत जिसके बोल थे चुपके चुपके रात दिन को लिखा था हसरत मोहानी ने, जिसे गुलाम अली ने अपनी आवाज़ दी थी, और फिल्म के बाकी गीत लिखे थे हसन कमाल ने। फिल्म के सारे गीत संगीतकार रवि द्वारा कंपोज किए गए थे। इन गीतों में से सलमा आगा के 3 सोलो गीत रखे गए थे और 3 गीतों में उनका साथ दिया था महेंद्र कपूर ने। दोस्तों, इस फिल्म निकाह के हालांकि सारे गीत हिट हुए थे, लेकिन फिल्म का गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए उन दिनों काफ़ी फेमस हुआ था। इस फिल्म के रिलीज वाले साल यह फिल्म निकाह कमाई के मामले में रही थी 6ठे नंबर पर और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म ने उस साल अमिताभ की फिल्मों जैसे सत्ते पे सत्ता, शक्ति और देश प्रेमी से भी ज़्यादा कमाई की थी। दोस्तों, फिल्म निकाह की फिल्म फेयर में काफ़ी सराहना हुई थी और इसे 11 नॉमिनेशन मिले थे। सलमा आगा को मिला था इस फिल्म से बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर का अवार्ड। यह अवार्ड मिला था उनके द्वारा गाए गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए के लिए। दोस्तों, फिल्म निकाह एक उम्दा फिल्म थी और फिल्म मेकर बी आर चोपड़ा ने इस फिल्म के द्वारा भी समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की थी, जैसा कि वे अपनी पिछली फिल्मों से करते हुए आए थे। ये और बात है कि बी आर चोपड़ा ने इस फिल्म के द्वारा जिस हीरोइन का करियर बनाया वह हीरोइन आगे उनके साथ कभी भी काम नहीं कर पाई। दोस्तों, सलमा आगा ने अगर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में ही बी आर चोपड़ा से रिलेशन खराब नहीं किए होते तो उनकी आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ और ही जगह होती। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।